नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अवस्थी आपका फिर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल कैरियर मेकिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। दोस्तों आज अपन चालू कर रहे हैं राजस्थान का अर्धशुष्क प्रदेश या राजस्थानी बांगर। इससे पहले अगर आपने देखा था राजस्थान का उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अब दोस्तों आज अपन चालू कर रहे हैं राजस्थानी बांगर और इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, क्या क्या भाग हैं। तो देखिए, ज़्यादातर अपन को समझाना है क्योंकि बुक्स में मैटर तो आपके पास है ही। तो अपन देखते हैं कि राजस्थानी बांगर को अपन ने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला तो अगर अपन देखते हैं तो है घग्गर, घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान। दूसरी बात फिर अपन देखें तो शेखावाटी, शेखावाटी या आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। तीसरा अपन देखते हैं नागौर उच्च भूमि और चौथा है लूनी बेसिन या इसको अपन क्या कहते हैं गोड़वाड़ प्रदेश। तो ये अपन देखेंगे। अब सीधा अपन देखते हैं, पहला अपन देख रहे हैं घग्गर का मैदान। अब देखिए घग्गर का मैदान, घग्गर क्या है? एक नदी है, तो हम ये कह सकते हैं। अब देखिए घग्गर हिमाचल प्रदेश में शिवालिक के कालका के निकट शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान की टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है और अधिक इसका पानी आ जाता है तो पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। अब अपन यहाँ देखें, देखिए घग्गर ये जो क्षेत्र है बेसिकली अपन देखें तो घग्गर नदी का एक ऐसा क्षेत्र है हनुमानगढ़ जंक्शन जहाँ बरसात के टाइम में ड्यूरिंग मानसून के समय क्या होता है, पानी अत्यधिक भर जाता है तो वहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या हो जाती है, जल ग्रहण काफ़ी हो जाता है। तो एक्चुअली क्या होता है वहाँ पर फिर चूँकि वो नदी के पार्ट से नीचे वाला एरिया है इसलिए वहाँ पे पानी की समस्या हो जाती है, पानी भर जाता है जिसे हम बाढ़ का रूप कह देते हैं कि वहाँ बाढ़ आ जाती है। अब देखिए घग्गर जो गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र वो काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं था इस कारण से वहाँ क्या कृषि का उत्पादन कम होता था। लेकिन वास्तव में देखें तो अपन जैसे इंदिरा गांधी कैनाल आती है तो यहाँ पर कृषि का उत्पादन काफ़ी बढ़ता है। अब हम देखते हैं घग्गर का जो मैदान है इसकी बात करें तो घग्गर का जो पार्ट है उसको अपन नाली कहते हैं और इसका उत्तर पूर्वी जो भाग है घग्गर के मैदान का वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। दूसरा अगर अपन देखते हैं तो आता है शेखावाटी क्षेत्र। देखिए शेखावाटी क्षेत्र की अगर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि शेखावाटी जो क्षेत्र है उसकी अगर अपन बात करें तो शेखावाटी में आते कौन कौन से हैं। तो हम देखें शेखावाटी में मूल रूप से सीकर है, झुंझुनू है, ठीक है, और चूरू है। ये मूल रूप से तो है ही। इसके अलावा नागौर का कुछ क्षेत्र आता है जो लगभग सभी बुक में मिलता है, हालांकि इसमें अभी तक पूरी क्लियरिटी नहीं आई है, लेकिन फिर भी अगर अपन देखते हैं तो ये सीकर, झुंझुनू, चूरू क्योंकि लगभग इनकी बोली एक समान ही एक तरीके से, तो हमें कह सकते हैं ये तो कोर एरिया आ जाता है। नागौर का कुछ भाग इसके अंदर सम्मिलित करते हैं। अब अपन आगे देखते हैं कि देखिए शेखावाटी क्षेत्र की क्या विशेषता है। तो देखिए शेखावाटी क्षेत्र की जो विशेषता है इसके संदर्भ में देखें तो यहाँ कुछ नदियाँ निकलती हैं जैसे मेडा, खारी, खंडेला, ये तो क्या है, नदियाँ हैं। उसके बाद फिर हम शेखावाटी क्षेत्र की बात करें तो मौसमी जो नदी है वो कौन सी है? एकमात्र मौसमी नदी है कांतली। कौन सी नदी है? कांतली नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? सीकर जिले के खंडेला के पहाड़ियों से निकलती है। सीकर में बहती है, झुंझुनू में बहती है, लेकिन चूरू में नहीं जाती है। झुंझुनू की सीमा पर, चूरू और झुंझुनू की सीमा पर ही क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। इसका बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि तोरावटी कौन सा क्षेत्र है? तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावटी कहलाता है। अब देखिए शेखावाटी क्षेत्र के अंदर मैंने जब आपको उत्तर पश्चिम मरुस्थल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर क्या मिलते हैं? बरखान स्तूप मिलते हैं। सभी प्रकार के स्तूप में जो सबसे खतरनाक बालू का स्तूप है वो कौन सा है? बरखान है, क्योंकि अर्धचंद्राकार है, तेजी से आगे बढ़ता है और जो उपजाऊ भूमि है उसको मरुस्थल में तब्दील कर देता है, मरुस्थल में बदल देता है। तो ये अपन देखते हैं कि बरखान। अब ये कहाँ मिलता है? मेडा नदी घाटी में क्या मिलता है? बरखान मिलता है। और आप जानते हो कि बरखान सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में मिलते हैं। उसके बाद फिर अपन देखते हैं यहाँ पर कि शेखावाटी क्षेत्र में
चूनेदार अधः स्तर की संरचनाएं मिलती हैं, चूनेदार अधः स्तर की संरचनाएं मिलती है, तो वहां पे क्या होता है, कच्चे कुएं बनाने में आसानी होती है। उन कच्चे कुओं को क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। अब ये जोहड़ जो है इसका काफ़ी गहरा भाग होता है, जिसको कई बार चौभी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, चौभी के नाम से। अब यहाँ अपन एक चीज़ देखें कि बेसिकली जो एक चीज़ है कि अब देखिए चूनेदार अधः स्तर संरचनाओं के कारण ही यहाँ दिन का अपन देखें कि वर्ष का जो वार्षिक तापांतर है वो सर्वाधिक मिलता है, और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, चूरू। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, चूरू है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चूने के कारण ही क्या है, गर्म और ठंडेपन की प्रक्रिया होती है। अब अपन शेखावाटी क्षेत्र की और बात करें तो देखिए यहाँ पर विस्तृत चारागाह मिलते हैं, जिनको अपन क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। आगे अपन देखते हैं कि देखिए शेखावाटी क्षेत्र है, इसके अलावा यहाँ कुछ पर्वतें हैं। जैसे अगर अपन देखें कि सीकर जिले के अंदर अपन देखें कि लोहागढ़ झुंझुनू के अंदर और हर्ष पर्वत सीकर के अंदर, जहाँ पर कुछ तीर्थ स्थल में कुछ पौराणिक मंदिर भी स्थित हैं। अब आते हैं अपन तीसरे नंबर पे नागौर उच्च भूमि। तो नागौर उच्च भूमि की अगर अपन बात करें तो देखिए बेसिकली नागौर उच्च भूमि जाना किसके लिए जाता है, लवणीय क्षेत्र है। क्यों लवणीय क्षेत्र है, तो देखें नागौर उच्च भूमि। अब नागौर उच्च भूमि के संदर्भ में अगर अपन देखें तो ये क्या है, अब यहाँ नागौर उच्च भूमि की अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर कुछ खारी झीलें हैं। कौन कौन सी हैं, सांभर, डीडवाना, ठीक है, कुचामन और जाबदी नगर। कुचामन है और जाबदी नगर, ये क्या है, खारे पानी की झीलें हैं सांभर इसकी नागौर की। इसके अलावा फिर अपन देखें मॉडल सॉल्ट फॉर्म, वो भी कहाँ है, मॉडल सॉल्ट फॉर्म वो भी कहाँ है, नागौर के अंदर है। फिर अपन यहाँ पे देखते हैं कि देखिए नागौर के अंदर क्या है, अब मकराना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बेस्ट किस्म का क्या मिलता है, वाइट मार्बल मिलता है, सफ़ेद कलर का मार्बल मिलता है, जो मकराना की एक विशेषता बन जाता है। अब उसके बाद फिर अपन देखें कि देखिए नागौर के अंदर फ्लोराइड की समस्या बहुत ज़्यादा है। किसकी है, फ्लोराइड की। इसी के साथ अजमेर का भी कुछ एरिया लगता है। तो नागौर और अजमेर का जो सम्मिलित क्षेत्र है जहाँ फ्लोराइड की बहुत अधिक समस्या है, वहाँ पे फ्लोराइड पानी का सेवन करने से, फ्लोराइड युक्त पानी का सेवन करने से लोगों में क्या है, कुबड़पन आता जा रहा है धीरे धीरे। इसलिए उस क्षेत्र को, उस एरिया को पर्टिकुलर क्या कहते हैं अपन, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। तो कुबड़ पट्टी और बांका पट्टी वाला क्षेत्र को नागौर और अजमेर का सम्मिलित क्षेत्र है। तो यहाँ अपन ये कह सकते हैं। इसके अलावा जो नागौर में झीलें हैं, जैसे अगर अपन देखें तो सांभर के अंदर हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड का फॉर्म लगा हुआ है, इसी प्रकार राजकीय लवण स्रोत डीडवाना के अंदर है। तो ये छोटी छोटी विशेषताएं हैं जो नागौरी उच्च भूमि की हैं। अब अपन देखते हैं चौथा और अंतिम, वो है लूनी बेसिन या गोड़वाड़ प्रदेश। अब लूनी बेसिन या गोड़वाड़ प्रदेश की अगर अपन बात करें तो देखिए लूनी बेसिन अर्थात लूनी नदी का क्षेत्र। तो लूनी नदी के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो देखिए लूनी नदी मारवाड़ी गंगा, पहले तो किसकी है, मारवाड़ की गंगा। रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी, ठीक है। और अब अपन देखें कि इसका लूनी नदी निकलती कहाँ से है, तो लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। अब देखिए नाग पहाड़ से निकलेगी, राजस्थान के 6 जिलों को कवर करती है, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, जोधपुर, बाड़मेर और लास्ट में जालौर जिले से होकर कच्छ के रण के अंदर विलीन हो जाती है। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था लूनी नदी के संदर्भ में कि लूनी नदी का जो मुहाना है, उद्गम नाग पहाड़, मुहाना हिंदी में मुहाना उसको कहते हैं जहाँ पर नदी सागर में गिरती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लूनी नदी का मुहाना है, लूनी नदी जाती कहाँ है, गिरती कहाँ है, तो हम देखते हैं कि किसी सागर में तो नहीं गिरेगी, किसमें गिरेगी, कच्छ के रण में। तो यूपीएससी में क्वेश्चन आया कि लूनी नदी गिरती है कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो आंसर क्या है, कच्छ का रण। तो क्लोज आंसर एक तरीके से। फिर अपन देखें तो लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और मतलब आर्द्र क्षेत्र से निकलकर और शुष्क प्रदेशों में बहती है और लास्ट में जालौर जिले से होकर कच्छ के रण में जाके विलीन हो जाती है। अब लूनी नदी के संदर्भ में अगर बात करें
तो 6 ज़िले तो वैसे ही आ रहे हैं इसकी तरफ से। लेकिन अगर अपन लास्ट के ज़िले देखें तो बाड़मेर और जालौर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बाड़मेर जालौर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाड़मेर के अगर अपन देखें कि बाड़मेर जालौर में किसकी पहाड़ियाँ हैं, सिवाना की पहाड़ियाँ। अब ये सिवाना की पहाड़ियाँ हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है, ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। अब ग्रेनाइट पत्थर मिलता है, ख़ास तौर से अगर अपन बात करें तो सिवाना जो पहाड़ियाँ बाड़मेर जालौर में, लेकिन जालौर के अंदर ज़्यादातर क्या मिलता है, ग्रेनाइट मिलता है। कौन सा पत्थर मिलता है, ग्रेनाइट पत्थर मिलता है। अब ग्रेनाइट पत्थर बनता कैसे है, मान लीजिए जब कभी ज्वालामुखी फटता है तो क्या हुआ, वो ऊपर नहीं आता, धरती के अंदर ही फटकर क्या रहता है, नीचे रह जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, जमना चालू कर देता है, जिससे कणों युक्त किस पत्थर का निर्माण होता है, ग्रेनाइट पत्थर का निर्माण होता है। अब इसी थोड़ा सा इसका हिस्सा कहाँ चले जाता है, बाड़मेर के अंदर भी चले जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, अब बाड़मेर के अंदर आप जानते ही हैं कि यहाँ पर 56 की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहीं पर बाड़मेर के अंदर किसकी पहाड़ियाँ हैं, 56 की पहाड़ियाँ। अब 56 की जो पहाड़ियाँ हैं उसके अंदर अपन बात करें तो 56 की पहाड़ियों में एक जैन तीर्थ स्थल है जिसका नाम है नाकोड़ा पार्श्वनाथ। और नाकोड़ा पार्श्वनाथ को अपन दूसरी नाम से जानते हैं, यहाँ पर क्या है, मेवा नगर। इस मेवा नगर में ही क्या है, नाकोड़ा पार्श्वनाथ का मंदिर स्थित है। इसके बाद फिर देखें कि जालौर के अंदर ही जैसे डोरा पर्वत, ठीक है, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ ये भी हैं। हालांकि ये अरावली की छितरी हुई पहाड़ियाँ हैं जो क्योंकि अलग अलग जगहों पे मिलती हैं, और राजस्थान का मूल पर्वत तो क्या है, अरावली ही है। तो हमने ये चीज़ देखी कि खास तौर से इन चारों प्रदेशों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। लेकिन मैंने आपको जब उत्तर पश्चिमी मरुस्थल पढ़ाया था तब उसके अंदर एक बात कही थी कि जो 20 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है वो राजस्थानी बांगर या अर्ध शुष्क प्रदेश को शुष्क मरुस्थल से क्या करती है, अलग करती है। ये बेसिक एक विभाजन है वर्षा के आधार पर, जो शुष्क जो अर्ध शुष्क मरुस्थल अर्थात राजस्थानी बांगर को किससे अलग करता है, शुष्क मरुस्थल से अलग करता है। तो ये छोटी छोटी विशेषताएं थी इसके जो आपने देखा राजस्थानी बांगर अर्ध शुष्क प्रदेश। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।